हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस रहेगी कंपैरिजन यानी कि डिफरेंस बिटवीन ओपन कास्ट माइंस एंड अंडरग्राउंड माइंस। ये आपको सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में देखना होगा, क्योंकि अब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने सिलेबस चेंज कर दिया या चेंज हो जाने के कारण आप ओपन कास्ट की जो डिफरेंसेस होती है या अंडरग्राउंड की जो डिफरेंसेस होती है वो आपको सेकेंड सेम में देखना होगा। तो ऑलमोस्ट ये आपका 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 7 to 10 नंबर तक आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अप्रोक्स हम लोग 10 या 11 पॉइंट लेके चलेंगे। क्वेश्चन के नंबर्स के अकॉर्डिंग आप आंसर देना। वैसे तो ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड में बहुत सारी डिफरेंसेस होती है, मैं इतना बता दूं कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, बट मुख्यतः बातें जो होगी उसी को देखते हुए हम लोग डिफरेंशिएट या फिर कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओपन कास्ट माइंस एंड अंडरग्राउंड माइंस। तो आप एक एक तरह से बोर्ड में देख सकते हैं कि दो पार्ट्स की हुई है बोर्ड की, जिसमें कि एक तरफ ओपन कास्ट माइंस लिखी हुई है एंड सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड माइंस। तो सबसे पहले जो ओपन कास्ट माइंस होती है वो हमेशा खुली खदान, कहने का मतलब खुली खदान को ही ओपन कास्ट माइंस बोलते हैं, और ये ओपन एनवायरनमेंट से होता है। यानी कि सपोज दैट ये हमारा सरफेस स्ट्रक्चर है, यानी कि कोई पेड़ पौधा या फिर बंजर जमीन है, इसी के नीचे हमारा मिनरल्स का फॉर्मेशन है। ये कोयल का डिपोजिशन या मिनरल का फॉर्मेशन, मिनरल डिपोजिशन या फिर आप इसको कोयल लिख दे, कोयल डिपोजिशन। ठीक, तो ये अगर हमारा जो सरफेस है विद इन सरफेस से सोलो बॉडी में रहे या फिर सोलो नियरेस्ट, सोलो मीन्स SHALLOW, सोलो मीन्स नियरेस्ट, सामने, अगर ये फॉर्मेशन हमारा कोयले का अर्थ अर्थ सरफेस से सामने रहें तो हम ऐसे जगह पे अंडरग्राउंड ना करके ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो ये मिट्टी, सॉइल, एलुवियम, जिसको हमने ओबी के टर्म पे देखते हैं, तो ये ओबी इजिली हटाएंगे बाय स्टेप, और बेंचेस बनाते हुए हम लोग कोयले को फॉर्मेशन यानी कि एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा ओपन कास्ट हो गया। इन द केस मैंने बताया था कि अगर डीपली यानी कि कोयले का फॉर्मेशन, ये देखिए, अगर डीप सरफेस से बहुत ज़्यादा डीप हो, विद इन 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स, तो वैसे केस में हम लोग शाफ्ट या इंक्लाइनेशन बना के अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक, तो यही चीज हमारा पहला पॉइंट लिखा गया है कि ओपन कास्ट माइनिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग सरफेस मटेरियल टू एक्सपोज मतलब दिखाना या खोलना या खुलासा करना। ठीक, तो ओपन कास्ट माइनिंग इन्वॉल्विंग रिमूविंग सरफेस मटेरियल टू एक्सपोज एंड एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द ओपन पिट, यानी कि ओपन एनवायरनमेंट। तो ओपन कास्ट माइनिंग पहला पॉइंट वही है, यही कहता है कि हम ओपन कास्ट माइनिंग ओपन एनवायरनमेंट में करते हैं और जो ओबी होता है उसको हटाते हैं या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं टू एक्सपोज कोयल डिपोजिशन और मिनरल डिपोजिशन। ठीक, बट अंडरग्राउंड केस में जहां हमारा कोयल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डीप हो, 200 से 250 मीटर तक हो, तो वैसे केस में हम लोग शाफ्ट बना के या फिर हॉलेज सिस्टम या फिर हॉल रोड बना के, सॉरी, हॉलेज रोडवेज बना के, हॉल रोड तो ओपन कास्ट में हो गया, हॉलेज रोडवे बना के हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो कहता है वाइल अंडरग्राउंड, चूंकि अंडरग्राउंड माइनिंग इन्वॉल्व्स असेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज थ्रू टनल, शाफ्ट एज वेल एज इंक्लाइनेशन। और जो अंडरग्राउंड माइंस होती है हम लोग या तो टनल बना के या फिर शाफ्ट बना के या फिर इंक्लाइनेशन बना के
एक और चीज होता है ड्रिफ्ट बना के। टनल हमेशा मेटल माइंस के लिए यूज होता है, शाफ्ट जनरली कोल माइंस के लिए और मेटल माइंस दोनों यूज होता है। एंड इंक्लाइनेशन हमेशा ये आप देखिएगा कि इंक्लाइनेशन मेटल्स एज वेल एज कोयल माइनिंग में भी यूज होता है। मैक्सिमम जो हमारा एक्सट्रैक्शन होता है झारखंड में वो कोयले का एक्सट्रैक्शन होता है, दैट्स वाई हम लोग कोल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, उसके बाद कहता है कि ओपन कास्ट एज कंपेयर टू अंडरग्राउंड थोड़ी कम कॉस्टिंग में होती है। जैसे कि कम कॉस्टिंग आप कैसे बता सकते हैं कि ओपन कास्ट में कम कॉस्टिंग होती है। एक्चुअली इसमें भी डंपर, मशीनरी, सोवेल ये सब सारे हाई लेवल के कॉस्टिंग में आती है, तो फिर आप इससे कैसे कम कॉस्टिंग बता सकते हैं। तो कम कॉस्टिंग हम अगर देखे जाए तो एज ए अंडरग्राउंड से ये कम ही होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हमें करना होता है, जैसे कि वेंटिलेशन सिस्टम, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम को मेंटेन करना होता है, फिर गैसेस को मेंटेन करना होता है, फिर इनोडेशन को मेंटेन करना होता है, फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग को भी मेंटेन करना होता है। बहुत सारे मेंटेनेंस की कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाता है, ये ज़्यादा हो जाने के कारण ये हमेशा अंडरग्राउंड थोड़ा ओपन कास्ट से महंगी होती है। उसके बावजूद भी ओपन कास्ट एज ए कम्पेयर टू ज़्यादा प्रोडक्शन देती है ओपन कास्ट में, क्योंकि बहुत सारे पिलर्स और अंडरग्राउंड के केस में बहुत सारे पिलर्स हमें छोड़ना होता है एज ए सपोर्ट, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन और पिलर नहीं कर सकते, तो उस केस में ये प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, बट ओपन कास्ट में हमेशा ज़्यादा होता है। इसके बाद जो प्रोडक्शन रेट हो ये तो डेफिनेटली ओपन कास्ट में ज़्यादा होगी, बट स्टार्टिंग ईयरली स्टेज में जो कोयले का प्रोडक्शन होता है वो हमेशा अंडरग्राउंड में होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में हम लोग ओबी को हटाते नहीं और ओपन कास्ट में हम लोग ओबी को हटाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। एक्चुअली कोई पैनल या हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं भरभली ऐसे समझा देता, मुझे खुद ही लिखना होता है, तो धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि ओपन कास्ट माइनिंग इज जनरली चीपर एंड मोर सुटेबल फॉर सोलो लार्ज स्केल डिपॉजिट या डिपोजिशन। ठीक, तो ओपन कास्ट हमें हमेशा कम कॉस्ट आएगा और ज्यादा सुटेबल कहाँ होगा, सोलो डिपोजिशन। सोलो डिपोजिशन मतलब कि ये सरफेस हमारा है और इसके नियरेस्ट ही कोयले का फॉर्मेशन मिल जाए, यानी कि ऊपर ही मिल जाए, इसी को हम लोग सोलो डिपोजिशन कहते हैं। प्लस लार्ज स्केल डिपोजिशन मतलब लार्ज एरिया में अगर आपकी माइंस अप्रोक्स 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक डिपोजिशन कोयल कर रहे हैं, तो एज ए आप अंडरग्राउंड नहीं उसमें कर सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के सपोज दैट एकदम लास्ट एंडिंग पॉइंट यहाँ से अपर पॉइंट तक आपको वेंटिलेशन करना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है। प्लस ज़्यादा डीप जाने से बॉडी में थकावट हो सकता है, प्लस आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, मैन राइडिंग सारा अरेंजमेंट करना होगा, मैन राइडिंग कार्स ये सब सारा मशीनरीज अरेंजमेंट करना होगा। तो इससे बेस्ट होता है कि हम लोग इकोनॉमिकली बेसिस पे हम लोग ओपन कास्ट ही करते हैं, जहाँ पे लार्ज एरिया या फिर लार्ज एरिया डिपोजिशन रहे। ठीक है, अब डिपोजिशन किसकी बात, कोयले की या फिर मेटल्स या मिनरल्स की। ओके, while underground mining is used for deeper deposit or those in sensitive environment, जबकि अंडरग्राउंड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डीप में कोयले का फॉर्मेशन हो या फिर मिनरल्स का फॉर्मेशन हो। प्लस एक और पॉइंट है सेंसिटिव इन्वायरमेंट। सेंसिटिव इन्वायरमेंट इट मीन्स से टू दैट कि अगर ये आपका स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है जिसमें कि बिल्डिंग्स बनी हुई रहती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, ऐसे बिल्डिंग्स है, या फिर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, बट बिल्डिंग्स है, लोगों का घर है, गांव है, इन द केस यहाँ रेलवे लाइंस भी हो, रेलवे लाइंस है या फिर रोड क्रॉस है, तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे सेंसिटिव इन्वायरमेंट या सेंसिटिव सरफेस स्ट्रक्चर के केस में हम लोग
अंडरग्राउंड ही प्रेफरेंस करते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड सिस्टम ही यूज करते हैं। ओके, तो यही पॉइंट लिखा गया है कि while underground mining is used for deeper deposition और those in sensitive environment। ठीक, उसके बाद पॉइंट कहता है कि लोअर कॉस्ट, मैंने पहले ही बताया था कि ओपन कास्ट में हमेशा कम कॉस्ट लगता है। फास्टर एक्सट्रैक्शन रेट, यानी कि प्रोडक्शन जो होगा बहुत ज्यादा होता है ओपन कास्ट में एज ए कंपेयर टू अंडरग्राउंड, और इसमें हायर कॉस्ट स्लोअर एक्सट्रैक्शन रेट, इसके कंपेयर में ओपन कास्ट के कंपेयर में। ओके, तो ये हमारा 3 पॉइंट हुआ। फिर आगे की पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इससे पहले हमको बोर्ड को साफ करना होगा, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। ओपन कास्ट माइनिंग involves removing surface material to expose and extract minerals from open pit, while underground mining involves assessing and extracting resources through tunnel shaft as well as inclination। assessing egress ingress या फिर ओपन या फिर माउथ, ये सब आवागमन यानी कि आने जाने का वर्ड होता है हिंदी में, यानी कि आने जाने का वर्ड है। ठीक, उसके बाद ओपन कास्ट माइनिंग इज जनरली चीपर एंड मोर सुटेबल फॉर द सोलो कोमा लार्ज स्केल डिपोजिशन। ओके, इसके बाद इसी का ऑपोजिट, व्हाइल अंडरग्राउंड माइंस इज यूज्ड फॉर डीपर डिपोजिशन और दोज इन सेंसिटिव एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको समझाया। थर्ड पॉइंट कहता है लोअर कॉस्ट फास्टर एक्सट्रैक्शन रेट, यानी कि कॉस्ट इसमें बहुत कम लगती है एज ए कंपेयर टू अंडरग्राउंड, और ज़्यादा प्रोडक्शन भी देती है। अंडरग्राउंड में हायर कॉस्ट स्लोअर एक्सट्रैक्शन रेट लेस प्रोडक्शन। ओके, तो अब मैं बोर्ड को रब करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपन कास्ट में आप अगर देखिएगा या फिर आप अगर ट्रेनिंग में गए होंगे तो संभावित रहता है कि कम एक्सीडेंट होने का, बट इन अंडरग्राउंड दे आर ज़्यादा, उसमें ज़्यादा संभावना रहता है एक्सीडेंट का केस बनने के लिए, या फिर एक्सीडेंटल केस उसमें ज़्यादा संभावना देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर पिलर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि डिप्लरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो डिप्लरिंग में आपको सपोर्ट को देखते हुए पिलर को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इन द केस आप गोप वहाँ छोड़ देते हैं या फिर कहीं गोप में एयर ब्लास्ट हो जाता है या गोप अचानक धंस जाता है, तो उसमें भी आपको डेंजरस हो सकता है। एयर ब्लास्ट होने के कारण आपकी माइंस को बाय द प्रोसेस ऑफ क्या उसको बोलते हैं, आग लगने का चांस हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिथेन एक्सप्लोजन गैसेस। तो ये सब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अंडरग्राउंड केस में। आपको रूप धंसने का भी चांस रहता है अंडरग्राउंड के केस में। गैसेस का तो चांस रहता ही है, इनोडेशन का भी चांस रहता है। इनोडेशन मीन्स कि पानी भर जाना माइंस में। आप अगर मूवीज देखे होंगे काला पत्थर, तो काला पत्थर सेमिटीज इनोडेशन पे मूवीज बना है, जो कि धनबाद में बना है। और धनबाद के चास नाला, चास नाला माइंस में अचानक पानी बढ़ जाने के कारण पूरी माइंस भर गई थी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, एंड कुछ लोग वहां से भी बच के भी बाहर आए थे। ऐसा मूवीज में दिखाया और रियलिटी में ऐसा हुआ भी है। तो इस तरह का आपको हजार्ड देखने को मिल सकता है अंडरग्राउंड के केस में। तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं कि ओपन कास्ट में फीवर सेफ्टी हजार्ड्स, यानी कि जो सेफ्टी हजार्ड होगा वो ओपन कास्ट में कम होगा। आपको अगर ओपन कास्ट में हजार्ड ज्यादा देखने को मिलेगा तो ये आपको डंपिंग यार्ड में मिलेगा। डंपिंग यार्ड यानी कि डंपिंग यार्ड आप समझ सकते हैं कि जहां ओबी डंप करते हैं, बाय बेंच फॉर्मेशन बनाते हुए हम लोग ओबी को डंप करते हैं। डंपिंग यार्ड में मैक्सिमम
एक्सीडेंट ओपन कास्ट के फील्ड में देखा जाएगा, क्योंकि जो डंपिंग यार्ड, सपोज ये डंपिंग है, यहाँ से यहाँ ये डंपिंग यार्ड है और यहाँ से मेरा डंपर डंप कर रहा है। तो ऐसे में जो डाला होता है ना, ये डाला यहाँ से डंपिंग करते करते कभी कभी अगर एज आपका या फिर इम्बेंटमेंट नहीं यहाँ सही से बना हो, जिसको हम लोग बर्न बोलते हैं, बर्न, तो ये पूरी डंपर को नीचे गिरा सकती है। इन द केस ऑफ रेनी सीजन, अगर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं रहे तो ये डंपिंग यार्ड फट भी सकती है और दह भी सकती है, मतलब धस भी सकती है। तो इस तरह का केस आपको ओपन कास्ट में मिल सकता है, बट जो मैक्सिमम हजार्ड होती है वो अंडरग्राउंड के केस में ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पॉइंट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड पोटेंशियल हायर सेफ्टी हजार्ड। स्पेशलाइज इक्विपमेंट मतलब हमें बहुत सारे स्पेशलाइज मशीनरीज या स्पेशलाइज प्रिकॉशन लेना होता है हजार्ड के केस में, हजार्ड के बचने के केस में। जैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचने के लिए हमें स्टोन डस्ट या फिर स्टोन डस्ट बैरियर लगवाते हैं, ठीक ना। रूफ को धंसने से बचने के लिए हम लोग रूफ वोल्टिंग करवाते हैं, कोक सपोर्ट देते हैं। तो और बहुत सारे पिलर्स को भी सपोर्ट, वो तो नेचुरल सपोर्ट रहता है, वो सपोर्ट होता है, प्लस हम लोग कोक सपोर्ट के साथ साथ स्टील सपोर्ट भी देते हैं, हाइड्रोलिक सपोर्ट भी देते हैं। तो ये जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड के रूप में देखा जाता है। ओके, इसके बाद पॉइंट है नॉट फिसेबल, यानी कि जो ओपन कास्ट होता है वो छिछलापन रहता है, छिछलापन नहीं रहता। फिसिबल, FEASIBLE, फिसिबल मीन्स कि छिछलाहट या छिछलापन होता है, आप देख लीजिएगा। या फिर सामने भी होता है, 1 मिनट में चेक करके आपको बताता हूँ फिसिबल क्या होता है। FEA फिसिबल, जिसे किया जा सकता है व्यवहार साथ। फिसिबल या मीन्स कुछ और है, FEASIBLE, FEASIBLE, ओके, FEASIBLE। हाँ, it means to say that capable, done, carried out, capable being और carry out with successfully। हाँ, मतलब इसका इसका मीन्स है, इसका मीनिंग है नॉट फिजिबल, मतलब इसमें आप फिजिबल छिछलापन या कैरी आउट, ये हिंदी कुछ और बता रहा है, बट मैं इसको बाद में रीड करके आपको बता दूंगा। और ये जो इसका ओपोजिट लिखा गया, नेसेसरीज फॉर डीपर और डिपोजिशन, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है वहीं पे ये अंडरग्राउंड प्रोसेस किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग से मतलब ये होता है, ये सामने होगा, नॉट फिजिबल या छिछलापन। छिछलापन क्या, जैसे आप ये सरफेस है, इसमें थोड़ा सा आप खुदाई कर दें तो ओपन कास्ट आपको दिख जाए, मतलब कोयला का फॉर्मेशन दिख जाएगा। दैट्स वाई ये मीनिंग होता है इसका, ठीक। उसके बाद मोर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन ओपन कास्ट माइनिंग। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा होगा, वो इसलिए क्योंकि सरफेस से जितना भी हमारा पेड़ पौधा, जंगली जानवर, ये सब होता है, सारे को हम लोग नष्ट कर देते हैं। प्लस जो डंपर से हमारा हार्मफुल गैसेस निकलता है वो प्योर सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में जाते हैं। हॉल प्लस जो मशीनरीज, सोवल, इस सब से भी होता है, जिसमें एग्जॉस्ट हार्मफुल गैसेस होती है, तो वो भी ओपन इन्वायरमेंट में जाती है। प्लस आप किसी माइंस को ऑपरेशन करने के बाद अगर उसमें भरते नहीं है माइंस को, तो फिर वो खाई बन जाता है, जिसके कारण जानवर या फिर ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ गिरने का चांसेस रहता है और ये खाई बन जाता है। तो इस तरह का इसमें आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट इम्पैक्ट करता है।
और जो अंडरग्राउंड है ये लेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन अंडरग्राउंड माइनिंग। लेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट मतलब कि हमारा जो सरफेस स्ट्रक्चर है, या तो बिल्डिंग है या फिर पेड़ पौधा है या फिर रोड है, रेलवे से, पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सेम इट इज हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। और अंडरग्राउंड माइनिंग यानी कि इससे कहीं दूर शाफ्ट बना के या हॉलेज सिस्टम के थ्रू से या फिर हॉल हॉलेज रोडवेज बना के हम लोग एज इट इज बोर्ड एंड पिलर मेथड से या लॉन्गवाल मेथड से आराम से इजीली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे केविंग कर देते हैं, मतलब बालू और पानी की मिक्सचर लगा के इसको भर देते हैं, जिसको स्टोविंग कहते हैं। और केविंग एज इट इज धंसने के लिए, ऐसे धंसने के लिए केविंग वहीं पे किया जाता है जहाँ सरफेस स्ट्रक्चर कुछ ना हो। हमारे पास यहाँ सरफेस स्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग्स, पब्लिक एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो हम लोग केविंग मेथड यूज करते हुए एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर करेंगे। केविंग मेथड में बालू और पानी की मिक्सचर को भरा जाता है जिससे सब्सिडेंस ना हो, सरफेस स्ट्रक्चर में दरारें ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें इम्पैक्ट इन्वायरमेंट का बहुत कम रहता है। ठीक, उसके बाद कहता है विथ वर्किंग नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि ओपन कास्ट हमेशा नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम ओपन है, तो ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट में गैसेस या फिर इन्वायरमेंट में एयर जो पाई जाती है सेम इट इज पूरी तरह ओपन रहेगी, तो वहाँ भी वो रहेगी। बट इन अंडरग्राउंड माइंस नेचुरल सिस्टम के साथ साथ हमें आर्टिफिशियल सिस्टम भी वेंटिलेशन का करना होता है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम को, नेचुरल हवा को हम लोग इनटेक करवाते हैं और फिर उसी को रोटेट करवा के आउटटेक करवाते हैं। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा वर्किंग विथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम एज वेल एज नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, सॉरी, या फिर नेचुरल लिख दीजिए बस। ओके, तो वर्किंग विथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम एज वेल एज नेचुरल। नेचुरल माने कि नेचर्स का हवा को ही हम लोग इनटेक करते हैं, माइंस में पूरी रोटेट करवा के उसको बाहर करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स रह गया ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड में। अगर ये क्वेश्चन और लंबी आए तो और 2-4 पॉइंट्स है जो कि मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो भी ओपन कास्ट में मिनरल्स को प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करते हैं वो ओबी हटाने के बाद ही करते हैं, क्योंकि सरफेस में हमारा ओबी मिट्टी रहे, क्ले रहे या फिर कोई अदर पार्टिकल्स पत्थर रहे, तो वो एज ए ओबी के रूप में देखते हैं। तो उसको हटाने के बाद ही हमें कोयला का एक्सपोज मिलेगा, उसके बाद हम लोग कोयला को एक्सट्रैक्शन करेंगे। बट जो प्रोसेस होता है अंडरग्राउंड में वो ईयरली स्टेज से ही हमारा कोयल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप अगर 5 या 10 मीटर के बाद कोयले का फॉर्मेशन है या फिर 50 मीटर्स के बाद कोयले का फॉर्मेशन है, तो एज ए साफ्ट आप बनाएंगे, साफ्ट के बाद डायरेक्ट फॉर्मेशन में हम पहुंचेंगे कोयले का, और वहां से पिलर बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोयले का प्रोड्यूस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ईयरली स्टेज में ही हम लोग कोयला का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, किसमें, अंडरग्राउंड के केस में। तो यही पॉइंट लिखा गया है, कोल या मिनरल्स आर प्रोड्यूस आफ्टर रिमूविंग ओवरबर्डन। ये कहता है कि जब तक हम लोग ओवरबर्डन को नहीं रिमूव करेंगे तब तक कोयल का या मिनरल का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि कोल आर प्रोड्यूस आफ्टर रिमूविंग दी ओवरबर्डन। ठीक, और इसमें इनिशियली स्टेज कोल या फिर मिनरल्स आर प्रोड्यूस, पहला ही स्टेज में हम लोग कोल और मिनरल्स को प्राप्त कर लेते हैं उसमें। उसके बाद उसके बाद पॉइंट कहता है ओबी डंप यार्ड, यानी कि जो ओवरबर्डन का डंपिंग यार्ड है या डंप यार्ड बोलिए, इज नेसेसरीज फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओवरबर्डन सरफेस पे ओवरबर्डन रहे 5 मीटर 10 मीटर, तो इसको हटाने के लिए या फिर कहीं डिपॉजिट रखने के लिए आपको डंपिंग यार्ड बनाना होगा। फिर यहाँ जब एक्सट्रैक्शन हो जाए तो यही ओवरबर्डन को आपको माइंस में भर देना होगा, जिसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये नेसेसरीज है ओवरबर्डन, कहाँ, ओवरबर्डन डंपिंग यार्ड बनाना या फिर डंप यार्ड बनाना ओपन कास्ट में। बट इसमें तो आप कोई भी
प्रोडक्शन ओबी को हैंडल कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें ओबी तो आ ही नहीं रहा, तो ओबी डंप बनाने का बात ही नहीं आएगा इसमें। तो देयर इज नॉट नेसेसरीज ओबी डंप। छोटा मोटा अगर सॉफ्ट बनाने के बीच में कुछ ओबी अगर आ भी जाए तो ये ओबी कहीं भी हम लोग डिपॉजिट या फिर जमा करके कहीं रख सकते हैं एज ए पर्टिकुलर। इस तरह का बेंच बाय बेंच फॉर्मेशन में ओबी डंप जिस तरह के ओपन कास्ट में होती है उस तरह का रखने का उसमें जरूरत नहीं होता है। इसके बाद इन ओपन कास्ट माइनिंग होस्टिंग विथ होल रोड बाय द टिपर एंड डंपर। जो होस्टिंग कोयल जो मिनरल्स या फिर कोयल का एक्सट्रैक्शन या होस्टिंग करते हैं वो किसके थ्रू से करते हैं ओपन कास्ट में? होल रोड के थ्रू से करते हैं। और होल रोड में क्या चलता है? डंपर या फिर टिपर या फिर मशीनरीज ओपन कास्ट की, ठीक। बट अंडरग्राउंड में हम लोग होस्टिंग कैसे करते हैं? बाय दी शाफ्ट मेथड से या फिर केज सिस्टम से या फिर कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम से। अदरवाइज आप हॉलेज सिस्टम के थ्रू से भी होस्टिंग कर सकते हैं। तो यही पॉइंट लिखा गया है इन अंडरग्राउंड माइनिंग माइंस या अंडरग्राउंड माइनिंग होस्टिंग विथ केज शाफ्ट सिस्टम कन्वेयर बेल्ट सिस्टम एंड हॉलेज सिस्टम। तो अप्रोक्स हम लोग ने 9-10 पॉइंट देख लिया, यानी कि 10 नंबर या 7 नंबर के बीच में अगर ये इतना पॉइंट लिखते हैं आप तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और भी अगर पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो तब तक मैं सिलेबस को एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट, इससे पहले हम लोग ने ओपन कास्ट अंडरग्राउंड को डिफ्रेंशिएट किया था कि कितने मेथड होते हैं ओपन कास्ट में और अंडरग्राउंड में, ठीक ना। इसके बाद हम लोग सिंकिंग शाफ्ट दिया है, सिंकिंग शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको माउथ या फिर कितने इंक्लाइन में मतलब कितने अंडरग्राउंड में ओपनिंग या फिर इनग्रेस या मोड ऑफ एसेस हो सकते हैं, उसके बारे में देखना होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे माइंस में कितने कितने तरीके से माउथ या कितने टाइप्स ऑफ माउथ होते हैं। तो आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।